तो फिल्म की शुरुआत में हम एक बच्चे की वॉइस ओवर सुन पाते हैं हु वाज सेइंग कि 2 साल पहले मेब्रुक पेंसिल्वेनिया में एक रात 2:17 पे 17 बच्चे अपने घर से दौड़ते हुए भागे और फिर उनका कोई पता नहीं चला। यहाँ हैरानी की बात ये थी कि ये 17 गायब होने वाले बच्चे मेब्रुक एलिमेंट्री स्कूल के एक ही क्लास के बच्चे थे। उस क्लास में कुल 18 बच्चे थे जिनमें से 17 गायब हो गए और बचा तो सिर्फ एक बच्चा जिसका नाम है एलेक्स। उस क्लास की टीचर जस्टिन गैंडी अगले दिन अपने क्लास में सिर्फ एलेक्स को बैठा पाती है और ऐसे में शी वाज शॉक्ड। अब गायब हुए बच्चे के पेरेंट्स क्लास टीचर जस्टिन पे ही इल्जाम डाल रहे थे कि वही बच्चों को कुछ ऐसा सिखाई होगी जिससे बच्चे ऐसी हरकत किए हैं। तुरंत ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है जिसमें जस्टिन से पूछताछ होती है, देन एलेक्स से भी काफी पूछताछ होती है, लेकिन इन दोनों का कहना था कि उन्हें इस हादसे के बारे में कुछ भी नहीं पता। पुलिस को भी कुछ पता नहीं चल रहा था सिवाय इस बात के कि वो सारे 17 बच्चे रात के ठीक 2:17 पे ही घर से दौड़ के भागे थे क्योंकि कुछ घर में सेफ्टी अलार्म्स थे जो कि सेम टाइम पे रिंग किए। देन कुछ घर में सीसीटीवी कैमरास भी थे जिसमें क्लियरली दिख रहा था कि ये बच्चे दौड़ते हुए भागे थे और इनके दौड़ने का स्टाइल भी थोड़ा अलग था, मतलब नरूटो रन जैसा। तो दोस्तों ये थी मूवी की सेटअप और इस पॉइंट पे फिल्म हमें अलग अलग कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाएगी और मैं भी आपको उसी वे में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले कहानी क्लास टीचर जस्टिन के नजरिए से दिखाई जाती है जहां सभी गायब बच्चे के पेरेंट्स जस्टिन पे इल्जाम डाल रहे थे। स्कूल का प्रिंसिपल एंड्रयू मैथ्यूज यहाँ जस्टिन को डिफेंड करता है सेइंग कि इस सब में जस्टिन का हाथ नहीं है, लेकिन एक पेरेंट जिसका नाम आर्चर ग्राफ था वो पूरा का पूरा इल्जाम जस्टिन पे ही डाल रहा था। इस मीटिंग के बाद उस रात जस्टिन अल्कोहल लेने शॉप पे जाती है जहाँ जेम्स नामक एक ड्रगिस्ट बंदा उससे कुछ पैसे मांगता है। इस जेम्स बंदे को आप याद रखिएगा। जस्टिन उसे इग्नोर करके किसी तरह घर जाती है क्योंकि जस्टिन को डर था कि कोई पेरेंट गुस्से में उस पर हमला ना कर दे। इनफैक्ट कुछ पेरेंट्स तो ऑलरेडी अननोन नंबर से उसे कॉल करके धमकाने लग गए थे। अब अगली सुबह जस्टिन पाती है कि उसकी कार पे किसी ने पेंट से बड़ा सा विच लिख दिया था। ऐसे में जस्टिन पुलिस में कंप्लेंट डालती है और यहाँ हम एक पॉल नामक पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं जो कि जस्टिन से क्लोज है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को हाय करते हैं। ना स्कूल में जस्टिन एलेक्स से बात करना चाहती थी लेकिन प्रिंसिपल मार्कस साफ मना करते हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि एलेक्स उसकी क्लास में अकेला बच्चा था जो कि गायब नहीं हुआ तो ऑलरेडी एलेक्स की बहुत इंटरोगेशन हो चुकी है पुलिस से एंड मेनी डिपार्टमेंट से। मोरओवर पेरेंट्स के प्रेशर में मार्कस जस्टिन को कुछ दिन काम छोड़ के ब्रेक पे जाने के लिए कहते हैं वरना माहौल बिगड़ सकता है। न चाहते हुए भी जस्टिन को ब्रेक पे जाना पड़ता है, लेकिन जस्टिन यहाँ एलेक्स को फॉलो जरूर करने लग गई थी। उस रात जस्टिन एक बार में जाती है जहाँ पॉल उससे मिलने आता है। इनके बीच रीसेंट इवेंट्स को लेकर बातें होती हैं और जस्टिन क्लियरली ड्रंक थी। इनफैक्ट वो पॉल को भी पिलाना चाहती थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पॉल भी ड्रिंक कर लेता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ सो लेते हैं। और यहाँ अजीब बात यह थी कि पॉल ऑलरेडी शादीशुदा था। जी हाँ दोस्तों, पॉल की पत्नी का नाम डोना है और ये बात जस्टिन को भी पता है। स्टिल ये दोनों इंटीमेट हुए। इनफैक्ट ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। अब अगले दिन जस्टिन फिर से एलेक्स का पीछा करती है और वो एलेक्स से बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन एलेक्स जस्टिन को उसका पीछा करने से न सिर्फ मना करता है बल्कि वो दूर भागता है। जस्टिन फिर भी हार नहीं मानती और वो एलेक्स के घर पे जाती है। वहाँ नॉक करने पे कोई दरवाजा नहीं खोलता और ऐसे में जस्टिन नोटिस करती है कि घर के हर एक विंडो को पेपर से कवर कर दिया गया था। जस्टिन को एक विंडो में थोड़ा गैप दिखता है और वहां से अंदर झांकने पे जस्टिन एलेक्स के पेरेंट्स को अजीब तरह के ट्रांस स्टेट में सोफा पे मूर्ति की तरह बैठा पाती है। ये देख जस्टिन डर जाती है और तुरंत प्रिंसिपल मार्कस को कॉल करती है सेइंग कि मार्कस को एलेक्स के घर पे चेकिंग करनी चाहिए इन अ लीगल वे ताकि एटलीस्ट वो देख सके कि एलेक्स सेफ है या नहीं। अब उस रात जस्टिन एलेक्स के घर के बाहर ही अपनी कार में होती है ताकि वो घर पे नजर रख सके। देर रात जस्टिन की आंख लग जाती है और तभी एलेक्स के घर का दरवाजा खुलता है। घर से एलेक्स की माँ अपने हाथ में कैंची लिए एकदम अजीब तरह से चलते जस्टिन की कार तक आती है। देन वो चुपके से कार में घुस के जस्टिन के थोड़े से बाल काट लेती है। जस्टिन जो कि सो रही थी उसे कुछ भी पता नहीं चलता। अब यहाँ से पर्सपेक्टिव चेंज होती है, यानी अब कहानी आर्चर ग्राफ नामक बंदे के नजरिए से दिखाई जाएगी और आर्चर ग्राफ का बेटा मैथ्यू भी गायब हुआ है। आर्चर वही बंदा है जो कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जस्टिन पे चिल्लाया था। देन जब जस्टिन लिकर शॉप में गई थी तो आर्चर उसका पीछा किया था। आर्चर ही जस्टिन की गाड़ी पे पेंट से विच लिखा था और वो जस्टिन पे नजर रख रहा था क्योंकि उसे जस्टिन पे ही शक है। आर्चर बार बार पुलिस से पूछता है कि क्या उसका बेटा मिला, लेकिन पुलिस के पास कोई भी अपडेट नहीं होती है। ऐसे में आर्चर खुद बार बार अपने बेटे मैथ्यू के भागने वाली वीडियो देखता है क्योंकि उसके घर के बाहर भी कैमरा था जिसमें मैथ्यू के भागने की वीडियो रिकॉर्ड हुई थी। इस वीडियो में मैथ्यू अगेन पर्टिकुलर स्टाइल में भागा था, मतलब वो नरूटो रन होता है ना वैसा कुछ, और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही भागा था। आर्चर तुरंत टाउन मैप पे अपने घर से मैथ्यू के भागने वाले डायरेक्शन की तरफ एक लाइन ड्रॉ करता है। इसके बाद आर्चर एक और विक्टिम फैमिली के घर पे जाके उनकी सीसीटीवी फुटेज चेक करता है एंड देन उनकी बेटी बेली के भागने की डायरेक्शन देखता है। देन वो मैप पे उनके
के घर से लाइन ड्रॉ करता है और ये दोनों लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है। इसका मतलब ये दोस्तों कि भागने वाले बच्चे इसी इंटरसेक्शन पॉइंट की ओर गए हैं और शायद वहीं कहीं आसपास हैं। अब ये सब रिसर्च करते वक्त एकदम से आर्चर को जस्टिन की कार दिखती है और जस्टिन एक गैस स्टेशन पे फ्यूल लेने खड़ी थी। आर्चर तुरंत जस्टिन के पीछे जाके उस पर चिल्लाना शुरू करता है, लेकिन तभी एकदम से हम प्रिंसिपल मार्कस को देखते हैं जो कि बच्चों की तरह ही अजीब वे में दौड़ रहे थे। इतना ही नहीं, वो एकदम लहूलुहान थे और लग रहा था मानो वो किसी ट्रांस स्टेट में हैं। देन वो भागते हुए सीधा जस्टिन पे हमला कर देते हैं। आर्चर यहाँ उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मार्कस को देख के ऐसा लग रहा था मानो वो किसी के वश में हो और उनका सिर्फ एक मकसद है, दैट इज जस्टिन को खत्म करना। जस्टिन किसी तरह स्टोर के अंदर भागती है और मार्कस आर्चर से बच के जस्टिन के पीछे भागता है। इन शॉर्ट यहाँ आर्चर और जस्टिन मिलकर किसी तरह मार्कस को रोकने की कोशिश कर रहे थे और मार्कस को देख के तो ऐसा ही लग रहा था मानो उस पे वशीकरण हुआ है। यहीं पे ये वाली सीन कट हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जस्टिन और आर्चर दोनों को थोड़े नाइटमेयर्स आए थे ड्यूरिंग देयर पर्सपेक्टिव्स, और दोनों की ही जो नाइटमेयर्स थे उसमें एक अजीब बूढ़ी औरत दिखती थी जो कि क्लाउन जैसी दिख रही थी। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो इसके बाद वापस से पर्सपेक्टिव चेंज होता है जहां हम कहानी ऑफिसर पॉल के नजरिए से देखेंगे। ऑफिसर पॉल की बीवी टाउन से बाहर गई होती है और वो पुलिस स्टेशन जाता है। ये वही दिन है दोस्तों जब जस्टिन पुलिस स्टेशन गई थी क्योंकि उसके कार पे कोई विच पेंट कर दिया था। जस्टिन और पॉल की नजरें मिलती है, दोनों एक दूसरे को हाय कहते हैं और इसके बाद पॉल अपनी ड्यूटी पे कार से निकलता है। रास्ते में उसे वही ड्रगिस्ट जेम्स दिखता है जो कि किसी घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में पॉल जेम्स को चेज करता है और फाइनली उसे अरेस्ट करता है। नाउ सर्च के दौरान पॉल जेम्स के पॉकेट में हाथ डालता है और पॉल को एक नीडल चुभ जाती है। ये जरूर जेम्स की ड्रग्स लेने वाली नीडल होगी और गुस्से में पॉल जेम्स को पंच कर देता है। अब दोस्तों पॉल का ये असॉल्ट एक्शन उसके कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गई थी, यानी कि अगर ये रिकॉर्डिंग कोई हायर ऑफिसर देख लेता है तो पॉल पे असॉल्ट का इल्जाम लग जाएगा और इससे उसकी नौकरी भी जा सकती है। इसलिए पॉल यहाँ जेम्स से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस शर्त यह है कि आज वाली घटना के बारे में तुम किसी को मत बोलना और इस टाउन में दोबारा मत दिखना। जेम्स तुरंत फ्री होकर भाग खड़ा होता है। इसके बाद ही पॉल को जस्टिन का मैसेज आया था, फॉलोइंग विच पॉल बार में जस्टिन से मिला और दोनों उस रात इंटीमेट भी हुए थे। अगली सुबह पॉल अपने घर जाता है जहां उसे पता लगता है कि उसकी बीवी डोना जल्दी घर वापस आ गई थी। डोना पॉल को बाहर से आता देखती है और वो समझ जाती है कि जरूर पॉल उस पे चीट किया है विद जस्टिन। इससे डोना भड़क जाती है और वो एक दुकान में जस्टिन पे हमला कर देती है। जस्टिन किसी तरह डोना के अटैक से बचती है और दुकान वाला डोना को संभालता है। वहीं पॉल अपने पुलिस स्टेशन जाता है और असॉल्ट वाली बात अपने कैप्टन को बताता है। कैप्टन कहते हैं कि अगर जेम्स उसकी कंप्लेंट ना करे तो पॉल को कुछ नहीं होगा और जो वो रिकॉर्डेड फुटेज है वो 1 महीना में अपने आप ओवरराइड हो जाएगा। ये सब बात के बाद पॉल पुलिस स्टेशन के बाहर निकलता है जहां वो जेम्स को पुलिस स्टेशन की तरफ आता देखता है। जी हाँ दोस्तों, जेम्स को देख वो एकदम भड़क जाता है, सेइंग कि मैंने तुम्हें वापस आने से मना किया था। एंड देन पॉल उसका पीछा वापस से शुरू करता है। इस पॉइंट पे कहानी वापस ब्रेक करती है और अब हम जेम्स के पर्सपेक्टिव से कहानी को देखेंगे। तो जेम्स एक ड्रगिस्ट है जो ड्रग्स खरीदने के लिए 1000 झूठ बोलता है और छोटी मोटी चोरी भी करता है। वो जस्टिन से भी उस रात पैसे मांग रहा था जब जस्टिन अल्कोहल लेने दुकान में गई थी। अब चोरी करने के लिए वो एक घर में घुसने की कोशिश कर रहा था और पॉल उसे पकड़ लिया था। पॉल से छूटने के बाद जेम्स डिसाइड करता है कि वो कुछ सामान चोरी करके पॉन शॉप में बेच देगा, देन उससे जो थोड़े बहुत पैसे आएंगे उसे नशे का सामान खरीद लेगा। इसी सिलसिले में जेम्स एलेक्स की घर की तरफ जाता है जहां वो इस घर में ब्रेक इन करता है। इनकेस आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो एलेक्स वही एकमात्र बच्चा है जो कि अपनी क्लास से गायब नहीं हुआ था। सो यस, जेम्स एलेक्स के घर में छोटी मोटी चीजें चुराना शुरू करता है, लाइक किचन आइटम्स, सीडीज एंड ऑल। तभी एकदम से जेम्स देखता है कि एलेक्स के पेरेंट्स वहीं सोफा पे बैठे हुए थे और वो एकदम मूर्ति की तरह थे। I mean, वो हिलडुल भी नहीं रहे थे, एज इफ किसी तरह के ट्रांस में हो। जेम्स इन्हें इग्नोर करके घर के बेसमेंट में जाता है जहां वो गायब हुए 17 बच्चों को ट्रांस स्टेट में खड़ा पाता है। जी हाँ दोस्तों, जेम्स वाज शॉक्ड और इस मोमेंट पे एलेक्स के पेरेंट्स एकदम से जेम्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। जेम्स यहाँ किसी तरह घर से भाग जाता है। अब बाहर स्ट्रीट्स पे जेम्स मिसिंग बच्चों के पोस्टर्स को देखता है और यहाँ रिवॉर्ड था $50,000। पैसे की लालच में जेम्स पुलिस को कॉल करके कहता है कि उसे बच्चों की लोकेशन पता है। पुलिस जेम्स से कहती है कि अगर वो सीरियस है, मजाक नहीं कर रहा, तो वो पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट करे और उसे रिवॉर्ड मिल जाएगा। ऐसे में जेम्स पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वहां बाहर ही उसे पॉल मिल गया था जो कि वापस जेम्स को चेज करना शुरू कर दिया। जेम्स भागते हुए जंगल में जाता है जहां उसे भी वही क्लाउन जैसी बुढ़िया दिखती है जो कि उसे बुला रही थी। जेम्स यहाँ एक टेंट में छिप जाता है, लेकिन कोई तो उसके टेंट को बाहर से ओपन करने लगता है। जेम्स इंजेक्शन से इस इंसान पे हमला करता है और ये इंसान इंस्पेक्टर पॉल निकलता है। इस हमले से पॉल पूरी तरह भड़क चुका था और वो जेम्स को अरेस्ट करके अपनी कार में डालता है। नाउ जेम्स बचने के लिए पॉल को बताता है कि उसे गायब हुए बच्चों का लोकेशन पता है। जेम्स पॉल को एलेक्स के घर तक ले जाता है और पॉल यहाँ जेम्स को कार में ही बंद करके घर की छानबीन करने जाता है। पॉल घर के अंदर जाता है और काफी देर रात तक बाहर नहीं आता। जेम्स कार के अंदर ही वेट कर रहा था और फिर देर रात एकदम से पॉल ट्रांस में या हिप्नोटाइज स्टेट में बाहर आता है
है और जेम्स को खींच के एलेक्स के घर के अंदर ले जाता है। यहीं पे सीन कट होती है। अब दोस्तों यहाँ से चीजें हमें प्रिंसिपल मार्कस के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाएंगी। अगर आपको याद हो तो जस्टिन मार्कस को फोन करके बोली थी कि मार्कस को एलेक्स के घर को लीगली चेक करना चाहिए टू सी कि एलेक्स ओके है या नहीं। ये बात मार्कस के दिल में रह गई थी और ऐसे में वो एलेक्स के पेरेंट्स को स्कूल बुलवाया। यहाँ स्कूल में एक अजीब सी क्लाउन टाइप दिखने वाली औरत आती है जो कि खुद को एलेक्स की आंटी बताती है और इनका नाम ग्लैडिस है। ये क्लाउन टाइप औरत काइंड ऑफ वही है जिसके नाइटमेयर्स जस्टिन और आर्चर को आए थे। इनफैक्ट ये जेम्स को भी दिखी थी। ग्लैडिस का कहना था कि एलेक्स के पेरेंट्स बहुत बीमार हैं और वो मार्कस से मिलने नहीं आ सकते। ऐसे में मार्कस कहता है कि उसे एलेक्स के पेरेंट्स से ही मिलना है और उसे खुद एलेक्स के घर पे आके सब कुछ चेक करना होगा, वरना उसे चाइल्ड सर्विसेज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये सुन के ग्लैडिस बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब अगले सीन में हम मार्कस को अपने हस्बैंड के साथ घर पे देखते हैं जब एकदम से ग्लैडिस इनके घर पे आती है। वो बिन बुलाए मेहमान की तरह घर में घुस जाती है, देन एक बाउल ऑफ वाटर मांगती है। इसके बाद ग्लैडिस इनके सामने एक अजीब तरह की लकड़ी निकालती है, काइंड ऑफ लाइक अ प्लांट स्टेम जिसमें कई कांटे थे। इस टहनी में मार्कस के ऑफिस का एक छोटा फ्लैग क्लॉथ बंधा हुआ था जो कि मोस्टली ग्लैडिस मार्कस के स्कूल से चुराई होगी। देन एकदम से ग्लैडिस टहनी के कांटों से अपने हाथ को काटती है, देन खून से पूरे स्टेम को रगड़ती है। अब इससे पहले मार्कस या उसका हस्बैंड ग्लैडिस को रोकता, वो एक छोटी सी बेल बजाती है जिससे मार्कस का एकदम से वशीकरण हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मार्कस अब ग्लैडिस के वश में था और ग्लैडिस यहाँ मार्कस के हस्बैंड का बाल काटती है, टहनी पे डालती है और फिर टहनी को तोड़ देती है। टहनी के टूटते ही मार्कस वशीकरण वाले हालत में अपने पति पे ही हमला कर देता है। यह हमला इतना भयावह था कि इसमें मार्कस का पति तो समाप्त होता ही है, साथ ही मार्कस भी पूरी तरह से इंजर्ड हो गया था। देन ग्लैडिस उस लकड़ी को पानी के बोल में डाल देती है जिससे मार्कस रुकता है। बेसिकली ग्लैडिस किसी पे भी वशीकरण कर सकती थी और वशीकरण किए गए आदमी का इस्तेमाल करके वो किसी और को टारगेट कर सकती है, जैसे गाइडेड मिसाइल या टारगेटेड वेपन होता है ना, वैसा ही कुछ। इस पॉइंट पे ग्लैडिस मार्कस को जस्टिन पे छोड़ देती है यूजिंग जस्टिन्स हेयर। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि एलेक्स की माँ जस्टिन के बाल ले ली थी एंड दिस आल्सो प्रूव्स कि ग्लैडिस ही एलेक्स के पेरेंट्स को भी अपने वश में करके रखी थी। खैर तो इसके बाद ही मार्कस हिप्नोटाइज्ड हालत में नरूटो रन करते हुए पेट्रोल बंक तक गया जहां वो जस्टिन पे हमला कर दिया। उस टाइम जस्टिन के साथ आर्चर भी था और इनके बीच हाथापाई शुरू हुई। जस्टिन किसी तरह कार में भागी और मार्कस वैसे ही अजीब तरह से दौड़ते हुए जस्टिन की कार के पीछे भागा। आर्चर भी इनका पीछा किया और तभी एक गाड़ी मार्कस को ठोक दी जिससे मार्कस का सर फट गया और वो वहीं रोड पे समाप्त हो गया। इस घटना के बाद आर्चर को यकीन हो गया था कि जस्टिन बच्चों को गायब नहीं की है, रादर वो भी विक्टिम ही है। इसलिए ये दोनों मिलते हैं, सुलह करते हैं और मिल के पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर बच्चे कहाँ हैं। आर्चर जस्टिन को अपनी मैप दिखाता है विथ लाइन सेइंग कि बच्चे शायद उसी इंटरसेक्शन पॉइंट के आसपास होंगे। ये देख के जस्टिन तुरंत कहती है कि इंटरसेक्शन पॉइंट वाला घर तो एलेक्स का घर है। ऐसे में ये दोनों एलेक्स के घर के बाहर कार लेके जाते हैं और नजर रखने लगते हैं। यहाँ अगेन सीन चेंज होता है और अब कहानी हमें एलेक्स के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है। मतलब एकदम स्टार्ट से जब बच्चे गायब नहीं हुए थे तो एलेक्स अपने माता पिता के साथ रहता था, रोज स्कूल जाता था और स्कूल में थोड़ा बुली भी होता था। एक दिन एलेक्स के पिता उसे बताते हैं कि उनके घर पे उसकी माँ की आंटी ग्लैडिस रहने आ रही हैं, जो कि बहुत बीमार हैं और उनके पास रहने की कोई और जगह नहीं है। उस रात एलेक्स देखता है कि उसकी मॉम की आंट ग्लैडिस घर पे आती है जो कि बहुत ज्यादा बूढ़ी थी और एकदम मरने वाली हालत में थी। वो अपने साथ एक अजीब सा प्लांट भी लेके आई थी। अगली सुबह एलेक्स स्कूल जाता है और स्कूल की जब छुट्टी होती है तो उसके पापा उसे पिक करने नहीं आते। ऐसे में एलेक्स पैदल ही घर वापस आता है जहाँ घर में वो अपने पेरेंट्स को एकदम हिप्नोटाइज स्टेट में डाइनिंग टेबल पे बैठा पाता है। एलेक्स के पेरेंट्स रोबोट की तरह उससे बातें कर रहे थे और ये देख एलेक्स समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी एलेक्स के सामने ग्लैडिस आती है जो कि अब पहले से यंग और हेल्दी दिख रही थी। हम भी समझ पाते हैं कि एलेक्स के पेरेंट्स अब ग्लैडिस के वश में हैं। अगर एलेक्स ये बात किसी को बाहर बताएगा तो उसके पेरेंट्स नहीं बचेंगे। ये कह के ग्लैडिस वही कांटों वाली स्टेम या लकड़ी निकालती है और फिर उस पे अपना खून रगड़ के सेम रिचुअल करती है। देन एकदम से एलेक्स के पेरेंट्स अपना फोर्क, वो कांटा चम्मच होता है ना, उसे उठा के खुद के ही चेहरे पे चोट पहुंचाने लगते हैं। एलेक्स उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन दोनों नहीं रुकते। फाइनली ग्लैडिस उनके लकड़ी को तोड़ के पानी में डालती है जिससे दोनों रुकते हैं। बेसिकली ये करके ग्लैडिस एलेक्स को डरा रही थी क्योंकि अगर एलेक्स उनके बारे में किसी को बताता है तो ग्लैडिस एलेक्स के पेरेंट्स को एक झटके में निपटा सकती है। इसके बाद एलेक्स ग्लैडिस को घर में रिचुअल परफॉर्म करते देखता है और ग्लैडिस जो एक प्लांट घर पे लाई थी ना, इसी प्लांट के स्टेम से वो लोगों पे वशीकरण करती थी। वशीकरण के लिए ग्लैडिस को लोगों की कुछ पर्सनल आइटम चाहिए होती थी, जैसे उनका बाल या फिर उनका कोई भी
पर्सनल सामान चलेगा। इस रिचुअल की मदद से ग्लैडिस वशीकरण में डाले गए लोगों की एनर्जी पे फीड करती थी, यानी उनके लाइफ फोर्स को छीनती थी ताकि वो खुद यंग और हेल्दी बनने लगे। एलेक्स यहाँ चुपचाप स्कूल जाता, वापस आता, मार्केट से फूड की शॉपिंग करता और वो अपने पेरेंट्स को समहाउ बीन्स वगैरह खिला के जिंदा रख रहा था, वरना उसके पेरेंट्स तो डाइनिंग टेबल पर से हिलते तक नहीं थे। वहीं ग्लैडिस यंग होने लग रही थी, लेकिन एक दिन अचानक से ग्लैडिस वापस से बीमार पड़ने लगती है और वो एलेक्स से कहती है कि अगर एलेक्स अपने क्लास के सभी बच्चों का कोई पर्सनल ऑब्जेक्ट लाके ग्लैडिस को देगा तो ग्लैडिस एलेक्स और उसके पेरेंट्स को ठीक करके यहाँ से चली जाएगी। ऐसे में अगले दिन एलेक्स अपने क्लास के सभी बच्चों के ट्रे लेबल्स यानी नेम स्टिकर्स होते हैं ना ट्रे पे लगे हुए, उनको चुरा लेता है। उस रात ग्लैडिस इन स्टिकर्स की मदद से रिचुअल करती है और रात के ठीक 2:17 पे रिचुअल कंप्लीट होता है। देन ग्लैडिस एक घंटी बजाती है। घंटी बजते वो 17 बच्चे अपने अपने घर से भागते हुए सीधा एलेक्स के घर पे आते हैं एंड देन बेसमेंट में जाके खड़े हो जाते हैं। सो यस, इस तरह से ये 17 बच्चे गायब हुए थे। अब इस घटना के बाद काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुआ जिसमें एलेक्स के साथ ग्लैडिस ही रहती थी और एलेक्स डर से अपना मुंह नहीं खोला। पुलिस भी एलेक्स के घर पे छानबीन करने आई थी, लेकिन ग्लैडिस उस टाइम पे ना सिर्फ घर साफ कर ली बल्कि वो 17 बच्चों को फॉरेस्ट में छिपा दी थी। चेकिंग के बाद बच्चे वापस घर के बेसमेंट में आके खड़े हो गए क्योंकि वो तो ग्लैडिस के ही ऑर्डर को मान रहे थे। हालांकि नोट करने वाली बात यह है कि भले एलेक्स यहाँ अपना वादा पूरा किया, यानी 17 बच्चों के पर्सनल बिलोंगिंग्स को लाया, लेकिन ग्लैडिस अपना वादा पूरा नहीं की। ना तो वो यहाँ से गई, ना ही वो एलेक्स को छोड़ी और उसके पेरेंट्स को अब भी अपने वश में रख रही है। लिटरली वो एलेक्स को एक नौकर की तरह ट्रीट कर रही है। बाय द वे, पॉल और जेम्स भी इसी रिचुअल के कारण वशीकरण में आ चुके हैं, मतलब वो लोग घर के अंदर गए थे ना, तो ग्लैडिस उन पे भी रिचुअल कर दी होगी और अब ये दोनों भी एलेक्स के घर के अंदर ही खड़े हैं। ग्लैडिस यहाँ घर के अंदर सॉल्ट यानी नमक की लाइंस बना दी थी जिसे वो एलेक्स को क्रॉस करने से मना करती है। अब इस पॉइंट पे जितने भी सारे पर्सपेक्टिव्स या टाइमलाइंस हैं वो एक जगह मिल चुके हैं और यहाँ से कहानी अब एकदम लीनियर रहेगी। नाउ करंटली एलेक्स के घर के बाहर आर्चर और जस्टिन खड़े हैं। पॉल यहाँ ग्लैडिस के कहने पे घर के बाहर जाता है और इशारे से जस्टिन को अंदर बुलाता है। ऐसे में जस्टिन और आर्चर घर के अंदर आते हैं और जैसे ही वो सॉल्ट यानी नमक वाली लाइन को क्रॉस करते हैं, हिप्नोटाइज्ड पॉल और जेम्स इन पे हमला कर देते हैं। ये लोग किसी ज़ॉम्बी की तरह जस्टिन और एलेक्स पे हमला कर रहे थे और इन्हें कितना भी मारो ये फिर से उठ खड़े होते थे। अंततः जस्टिन पॉल के गन से उसके सर पे गोली मारती है जिससे पॉल खत्म होता है। देन वो जेम्स के सर पे गोली मार के उसे भी समाप्त करती है जिससे आर्चर बचता है। इन सीन से हमें पता चलता है कि वशीकरण वाले लोगों को सिर्फ सर पे मार के ही समाप्त किया जा सकता है। नाउ आर्चर बेसमेंट में जाता है जहां उसे 17 बच्चे ट्रांस स्टेट में खड़े मिलते हैं। वो अपने बेटे मैथ्यू को ढूंढने लगता है और तभी एकदम से ग्लैडिस आती है और उसके बाल काट लेती है। देन ग्लैडिस आर्चर को वश में कर लेती है जिससे आर्चर जाके जस्टिन पे ही हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स घर में ही अपने कमरे में था और वो एक सॉल्ट लाइन को क्रॉस करता है जिसके पार उसके पजेस्ड पेरेंट्स थे। ऐसे में उसके पेरेंट्स उसे ही मारने दौड़ते हैं और एलेक्स भागना शुरू करता है। एलेक्स भागते हुए किसी तरह ग्लैडिस के उस कमरे में पहुंच जाता है जिसमें वो रिचुअल्स करती थी। यहाँ वो ग्लैडिस के प्लांट से एक स्टेम तोड़ता है, देन ग्लैडिस के विग से उसका ही बाल निकालता है, फिर वो स्टेम पे अपना खून डाल के स्टेम को तोड़ देता है। जी हाँ दोस्तों, एलेक्स यहाँ ग्लैडिस को देख के उसका ही रिचुअल सीख चुका था और यहाँ वो रिचुअल ग्लैडिस पे ही कर दिया था। ऐसे में होता यह है कि जो 17 बच्चे पजेस थे वो ग्लैडिस के पीछे ही उसे मारने दौड़ने लगते हैं। ग्लैडिस पूरे शहर में भागना शुरू करती है और ये 17 बच्चे ग्लैडिस के पीछे भागते हैं। शहर के सारे लोग ये नजारा देखते हैं और एक पॉइंट पे बच्चे ग्लैडिस को पकड़ लेते हैं और उस पे हमला करके उसे काइंड ऑफ खाने लगते हैं। कुछ ही सेकंड्स में ये बच्चे ग्लैडिस के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और ग्लैडिस के समाप्त होते सबका वशीकरण टूट जाता है। जी हाँ, आर्चर भी अपने होश में आता है और जस्टिन भी बच जाती है। अब आर्चर का वशीकरण तुरंत ही हुआ था तो वो एकदम ठीक था, लेकिन बाकी लोग जिनका वशीकरण हुए कुछ टाइम हो गया था वो कहीं न कहीं जिंदा लाश की तरह बन गए थे, जैसे वो 17 बच्चे और एलेक्स के पेरेंट्स। आर्चर यहाँ अपने बेटे मैथ्यू से फाइनली मिल पाता है, ऑल्दो मैथ्यू कुछ बोल नहीं रहा था। अब यहाँ अगेन वॉइस ओवर से हमें बताया जाता है कि एलेक्स के पेरेंट्स 2 साल बाद भी ठीक नहीं हुए हैं। इनफैक्ट उन्हें अब तक खाना खिलाना पड़ता है। वहीं एलेक्स अब अपनी एक दूसरी आंट के साथ रहता है जो कि अच्छी और नॉर्मल आंटी हैं। बच्चों की बात की जाए तो वो भी कुछ बोलते नहीं है, ऑल्दो 1 साल के बाद कुछ बच्चे रिकवर कर रहे हैं और बोलना शुरू कर दिए हैं। इसी पॉइंट पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वेपन्स मूवी की कहानी एंड इट वाज अ माइंड ब्लोइंग मूवी। स्पेशली फिल्म की डायरेक्शन बहुत अमेजिंग थी। नाउ आई नो कि यहाँ आपके मन में कुछ डाउट्स होंगे, तो चलिए हम और आप मिलकर कहानी को और डीपली समझते हैं और आपके सवालों का जवाब भी देते हैं। सो अगर क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो ग्लैडिस नाम की एक औरत थी जो कि एलेक्स के माँ की आंटी बोलती हैं खुद को। वो इनके घर पे आती हैं। देन वो एलेक्स के पेरेंट्स का वशीकरण करके उनके लाइफ
लाइफ फोर्स पे फीड करती है जिससे वो थोड़ी यंग और हेल्दी हो जाती है। इतने से उसका काम नहीं बना, यानी वो फिर से बीमार पड़ने लगी, तो वो एलेक्स को ब्लैकमेल करके उसके क्लासमेट्स का भी वशीकरण करती है जिससे उन्हें और स्ट्रेंथ मिलता है। जब उनका भांडाफोड़ होने लगता है तो वो शहर छोड़ के भागने की सोचती हैं, लेकिन तभी जस्टिन और आर्चर एलेक्स के घर में आ जाते हैं। देन यहाँ इधर उधर बहुत कांड होता है, लेकिन एलेक्स फाइनली हिम्मत करके ग्लैडिस के रिचुअल उस पे ही इस्तेमाल करता है जिससे ग्लैडिस खत्म हो जाती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि ग्लैडिस का रिचुअल काम कैसे करता है और उसका मकसद क्या था। देखो, इस रिचुअल में ग्लैडिस को अपने विक्टिम की एक पर्सनल आइटम चाहिए होती है, लाइक उनके बाल या उनका कपड़ा और इवन नेम प्लेट्स। देन ग्लैडिस अपने एक खास पौधे की टहनी पे ये पर्सनल आइटम बांध देती है, फिर इस पे अपना खून लगाती है। इसके बाद जैसे ही वो घंटी बजाती, उसका विक्टिम ग्लैडिस के वश में आ जाता था। वशीकरण में आया व्यक्ति ग्लैडिस के कहने पे दूसरों पे हमला कर सकता था, स्पेशली जब ग्लैडिस स्टेम को तोड़ती थी। अब स्टेम पे उस व्यक्ति के बाल वगैरह लगा के तोड़ा जाता था जिसपे हमला करना हो। पानी में स्टेम को डालने से यह हमला बंद करवाया जा सकता था। अब ग्लैडिस ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो बहुत बूढ़ी थी, मे बी कई 100 साल की हो, और वो दूसरों के लाइफ फोर्स पे फीड करके खुद को जीवित या हेल्दी रख रही थी। वो एलेक्स के पेरेंट्स पे काफी दिन तक फीड की, और यही वजह है कि ग्लैडिस के खत्म हो जाने के बाद भी एलेक्स के पेरेंट्स ठीक नहीं हुए, क्योंकि उनकी लाइफ फोर्स काफी हद तक खत्म हो चुकी थी जिसे ग्लैडिस कंज्यूम कर चुकी थी। वहीं कुछ बच्चे 1 साल बाद रिकवर होने लग गए और बोलने भी लगे, क्योंकि उन पे ग्लैडिस पूरी तरह से फीड नहीं करी थी। अब अगर आप आर्चर के वशीकरण को देखो तो वो तुरंत ही ठीक हो गया, क्योंकि उसका वशीकरण तुरंत ही हुआ था। सो यस, आर्चर पे कोई असर नहीं हुआ। इस फिल्म में ग्लैडिस लोगों को अपने पर्सनल वेपन की तरह इस्तेमाल करती थी, लाइक कैसे वो मार्कस को यूज की टू अटैक ऑन जस्टिन, और मार्कस भी लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह जस्टिन के पीछे पड़ गया, और इसलिए फिल्म का नाम वेपन्स है। इनफैक्ट फिल्म में आर्चर को एक नाइटमेयर का सीन भी आया था, जहां उसे हवा में एक गन दिखता है जिसपे 217 लिखा था, यानी 2:17। नाउ एक और सवाल यह है कि आखिर ग्लैडिस थी कौन। फिल्म में हमें बताया गया है कि वो एलेक्स के माँ की आंटी थी, बट आई बिलीव कि ग्लैडिस उससे भी ओल्ड औरत है। वो किसी तरह की विच है जो कि समहाउ इनके परिवार में आई और पूरे शहर में तहलका मचा के रख दी थी। अब ग्लैडिस के पास वो पावरफुल प्लांट आया कहां से? वेल, इसके बारे में हमें बताया नहीं गया है, लेकिन जिस तरह से ये मूवी फेमस हो रही है, आई एम प्रीटी श्योर कि इसका प्रीक्वल हमें जरूर देखने को मिलेगा। ओवरऑल ग्लैडिस एक पैरासाइट की तरह थी जो कि दूसरी की लाइफ फोर्स पे जीती थी, और फिल्म में इसका हमें सटल हिंट एकदम शुरुआत में ही दिया गया था, जहां जस्टिन अपने क्लास को पैरासाइट के बारे में पढ़ा रही थी। फिल्म में लोग जस्टिन पे इल्जाम लगा रहे थे क्योंकि वो अपने क्लास के बच्चों को हक करती थी, उन्हें कभी कदार घर तक छोड़ाती थी, जो कि पेरेंट्स के हिसाब से बाउंड्री क्रॉस करना था, जबकि जस्टिन एक्चुअली में बच्चों की केयर करती थी। हालांकि जस्टिन को पीने की आदत थी और उसके ऊपर पी के गाड़ी चलाने का इल्जाम भी पास्ट में लगा था, लेकिन इस सब के बावजूद वो दिल से बुरी नहीं थी। आर्चर भी अपने बेटे मैथ्यू को खोने के बाद हार नहीं माना और अंततः उसे अपना बेटा मिल ही गया। एक और अजीब बात यह है कि आर्चर और जस्टिन को ग्लैडिस के नाइट में तब से आने लग गए थे जब ये दोनों ग्लैडिस से मिले तक नहीं थे, तो ऐसा कैसे हुआ? वेल, ग्लैडिस के सुपरनैचुरल इन्फ्लुएंस की वजह से आर्चर और जस्टिन को नाइटमेयर्स आते होंगे, ना कि इसलिए कि वो लोग उससे मिले नहीं थे। ग्लैडिस का रिचुअल, उसकी शक्तियां इतनी पावरफुल थी कि उसका असर उन लोगों पर भी हो सकता था जो उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं थे। इनफैक्ट जेम्स तक को ग्लैडिस दिखी थी इन द जंगल जब जेम्स उस घर में घुसा था उसके बाद। इन शॉर्ट, ग्लैडिस का रिचुअल सिर्फ फिजिकल कंट्रोल तक सीमित नहीं था, बल्कि वो साइकोलॉजिकल रूप से भी लोगों को परेशान कर सकती थी। आर्चर और जस्टिन दोनों ही ग्लैडिस के क्राइम्स के विक्टिम्स थे, इसलिए उन्हें ग्लैडिस के विजन्स और नाइटमेयर्स आए। सो यस, आई होप मैं आपको पूरी कहानी क्लियरली समझा दिया हूं, और अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट्स में जरूर पूछ लीजिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।